तो आज हम देखेंगे मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा जानो दो ना, जानो दो ना। अरे जाना था, कौन जाना? मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, इतना क्लियर हो? अभी क्यों पढ़ा है वरना हो कि क्लियर होगा। मृदा यानी मिट्टी। अच्छा जी, तो अब जो मृदा संसाधन है इसके बारे में देख लें। पहले के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जान कर लें कि मृदा क्या है। एक महत्वपूर्ण संसाधन है। क्या है? महत्वपूर्ण संसाधन। और कैसा है? नवीकरणीय, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात लिखेंगे, मृदा क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन। क्लियर? ठीक है जनाब, नवीकरणीय संसाधन हो गया मृदा। उसके अलावा अगली बात आती है कि अब ये जो मृदा होती है, पेड़ उगाया था, कौन उगाया? कब उगा होगा? ई का तो बर्थडे पर खेत लगाओ, पहले बर्थडे पर तो 25 लगाना देगा, वैसे लगाना ही। ठीक है, हाथ लगाया। तो जो मृदा है वह पेड़ पौधा को एक प्रकार से पोषण को माध्यम है। मानो ना, क्या माध्यम है? पेड़ पौधा के पोषण को माध्यम है। और पोषण हो जाएगा तो एक प्रकार से हो जाएगा वो विकास। जैसे थारा घर खाई, थाने पोषण दे रहा है ना, ऐसे रोटी खा रहा तू। ठीक है, तो फिर थारो क्या होगा? विकास। और रोटी ना दी तो थे स्वर्गवास। ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, मंड की भी चाल दी। हाँ, तो जो मृदा है ये पौधों के विकास के लिए क्या है? उत्तरदायी है, या पौधों के विकास के लिए, या पौधों के विकास का एक माध्यम है। ठीक है, माध्यम जानो तुम? क्या है माध्यम? कोई रास्ता। दो चीजें अगर एक तो आप जाएंगे, मैं सीधो सीधो रूसन बोल, रूसो को शादी हो जाए। ठीक है, ठीक है, रूसो को क्या हो जाए? नौकरी लागेगा रूसो। ठीक है, नौकरी लागते हैं, छोकरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? छोकरी। ठीक, अब छोकरी मिला बाद का मायने, अब रूसो दो ही तरीका से बात करोगे, ये तो डायरेक्ट बात करोगे या फिर इनडायरेक्ट बात करोगे। शुरुआत में नहीं ना मिला तो डायरेक्ट डायरेक्ट बात कर लो, सीधा सीधा। ठीक है, बाद का मायने थोड़ी खटपट होगी आपस में, हैं? और रूसो का मान लो कि दो और रूसो होगा वहीं। ठीक है, क्या होगा वहीं? दो रूसो होगा ना। तो अब ये मान ले कोई भी काम उठाओगे तो पहले क्या करो कि छोरा तेरी मम्मी ने जा कि वो पानी लेकर आओ यहाँ खादे। अर्थ क्लियर? तो अब यह जो रूसो है एक तो, या और एक रूसो की वाइफ, और एक बीच में को गिफ्ट, यानी छोटो रूसो। ठीक है, तो अब ये क्या है? डायरेक्ट कौन कह रहा हूँ, तो अभी को माध्यम होगा या छोटो गिफ्ट। ठीक है, होगा ना, तो यही हुआ करे माध्यम। ठीक है, जी का जरिए। तो जो पौधे का विकास है उसका माध्यम क्या है? मिट्टी है। क्या है? मिट्टी। ठीक है, क्योंकि जो मिट्टी से जो पेड़ पौधे हैं वो क्या लेते हैं? खनिज लवण लेते हैं, पानी लेते हैं, मिट्टी से ही तो लेते हैं, और इसी से उसका क्या होता है? विकास होता है। उसके अलावा हमने कहा कि पेड़ पौधे रहते हैं, वो पेड़ पौधों को क्या होता है? विकास होता है। आपने कुछ सूक्ष्म जीवों को देखा होगा, देखा है? कौन देखा? कोई छोटा बहुत आबूला उबूला देख लिया होगा, हैं? तो वो क्या पाए जाएंगे? मिट्टी में पाए जाएंगे। या फिर कुछ कीड़ा उड़ा देखा होगा कभी, खेत बाई या खेत जोतते हैं तो देखा हो ना। तो वो क्या वजह है? मिट्टी के अंदर ही तो उनको विकास हो रहा है। तो आप बोल सकते ना कि जो मृदा है या मिट्टी है वो विभिन्न जीव, सूक्ष्म जीवों का क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। या फिर ऐसे कहते हैं, हाँ, दीमक मिट्टी में रहती है ना। ठीक है, तो विभिन्न जीवों का क्या करती है? विकास। पोषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अभी तक कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बोल दियो, क्योंकि एक एक चीज जितनी चल रही है उन सारा समझ लो अपना। अपनी क्लास को यह उद्देश्य है कि हर चीज समझनी है, हाँ, माइंड में जानी जाए सीधा सीधी। फिर उसके बाद के अंदर अब बोला कि मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन है।
ठीक है? एको निर्माण होगो और इन्हें पुण्य भी प्राप्त कर सका था। पर यह जो निर्माण हो जाए ना, या निर्माण को टाइम, लंबे समय आ जाएगा। तो यह निर्माण को टाइम बहुत लंबो होया करे छे। यानी कि 1 सेंटीमीटर मर्दा बनवा में लगभग कितना समय लग जाए? लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है? हाँ, कितना समय लग जाता है? लाखों वर्ष। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. हाँ, थारा जो अगली जनरेशन आओगे थाने फिर मंडकी देगी। एक फिर वो बार टीम का बात- मायने उनको निर्माण हो क्या को मिट्टी का निर्माण होगा। हैं? दोस्तों थारे थारे भी दीजिए की मंडकी? कौन जाना? मंडकी की कौन जाना? अभी आज मैं देखो चलो कोई बात नहीं, बात समझाऊंगा कभी। इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की जाएगी। अगर तक क्लियर हो? हाँ ऑफ कर दे ब्रो। तो मृदा क्या है? नवीकरणीय संसाधन है और पौधों के विकास का क्या है? माध्यम है तथा विभिन्न जीव जंतुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। और लगभग 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में कितना समय लग जाता है? लाखों वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है? तो अब हम देखेंगे क्या? मृदा बनने की प्रक्रिया। प्रक्रिया प्रक्रिया था ना, तो हाँ इंग्लिश में बोली प्रोसेसिंग। हाँ प्रोसेसिंग बोली थी। ठीक है? की तरीका से करूँगा थे कोई काम में। जैसे कि मैं थारी 9th क्लास में एक एग्जांपल दे दूं कि रूसो जा पानी लिया, फिर रूसो के करो सोचा वो मारथम कि के हिसाब से जाऊं और के तरीका से लाऊं। वो क्या है? प्रक्रिया। ये ऐडे सी गयो, फिर जग उठायो, फिर हम पानी डालियो, फिर मन लायो, ये बीच में जो भी काम करो वह किसी काम करवा की प्रक्रिया। ठीक है? तो इसी प्रकार से मृदा बनने की प्रक्रिया देख लें कि जो मृदा बना है ना, उसके अंदर पहले तो एक कारक देख लेना कि कौन कौन सा कारक होया करे इसके अंदर। ठीक है? एक तो उच्चावच, जानो छो? ऊंच नीच ना तेरा ऊंची धरा- जगह हाँ, एक प्रकार से ऊबड़ खाबड़, धरातल का ऊंचा नीचा। ठीक है? वो क्या कहलाता है? उच्चावच। और जनक से उसके अलावा होती है जनक सैल। सैल इन चट्टान। हाँ ठीक है? थोड़ा बैटरी वाला सैल मुझे समझ लियो। ना समझ ठीक है? तो अब ये तो चट्टान है, अगर जो कण है ना, अगर वो एक जगह एक तरीके रिंगा ना, ठीक है, या संगठित रिंगा, तो वह तो चट्टान कहलाओगे। और जब चट्टान से वो कण टूट कर अलग हो जाएगा तो वह कहलाओगी मृदा। तो उनके बोल दिया जनक, जन्म ही तो देर है, तो अगला हो जाएगा जनक सैल। उसके अलावा एक संस्तर सैल। कौन सी सैल? ठीक है? अब ये क्या होती है? जैसे मान लो कि आपकी मिट्टी में आपके दे रखा है बुक में, लेकिन इसके बारे में लिख नहीं रखा है। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा गया है। हमारी मिट्टी है ना, उसको यहाँ पे तो कंकड़ आ जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे थोड़े कम इस प्रकार से, यानी कि एक प्रकार से जो स्तर है ना इनके, ये इस तरह हो गए ना कि एक ये इस तरह हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें क्या है कि पेड़ पौधे उगेंगे। तो यही कह रहा है कि समस्तर सेल क्या? हाँ, ये जो बता रहा हूँ ना, ये मृदा परिच्छेदिका कहलाता है, लेकिन इतना नहीं दे रखा, इसलिए आवश्यकता नहीं है इसकी जानकारी। ठीक? क्या हो गई? सनस्तर सेल। उसके अलावा जलवायु क्या? जलवायु जलवायु मौसम की औसत दशाएं क्या कहलाती है? जलवायु। फिर जलवायु के अलावा वनस्पति वेजिटेशन। ठीक है? जो वनस्पति है वो भी क्या करती है? मृदा बनाने की प्रक्रिया में अपना अहम रोल अदा करती है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? ये क्या है? मृदा बनाने की प्रक्रिया की कुछ कारक हैं। क्या है? कारक हैं। अब इन जो कारकों में क्या है, ये अब ये कारक हो गए, तो अब मिट्टी बना दें अणकारक की वजह से। तो इनके कारक की कुछ सहायक और भी होते हैं। ठीक है? हाँ, कि मृदा बनाएंगे तो इसमें कुछ हेल्प कर देते हैं कुछ कारक और, जिनमें क्या क्या शामिल करेंगे? मान लो कि आप ये चट्टान थी,
कौन सी? जनक शैली। हाँ चट्टान हो गई ना। हाँ तो इसके ऊपर आप तापमान अधिक दोगे तो ये टूट जाएगी ना, टूट जाएगी। ठीक है, टूटेगी ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी किसी भी वस्तु को अगर तापमान दिया जाता है तो वो क्या होती है, फैलने लगती है, पिघलने लगती है। या फिर ज्यादा तापमान दे दी तो पिघलने लगती है। अपने जो पुलिया होते हैं ना, पुलिया बनाई जाती है, रेल की पटरियां होती हैं, तो उसमें कुछ गैप छोड़ा जाता है, ठीक है। क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि अगर तापमान सर्वाधिक बढ़ेगा तो जो भी हमारे क्या संसाधन है, अपनी भाषा में बोले तो, या फिर साइंस की भाषा में बोले तो पदार्थ, ठीक है, ये क्या करते हैं, फैलते हैं। क्या करते हैं? फैलते हैं। अब अगर ये फैलेंगे तो आगे इनके लिए क्या चाहिएगा, स्पेस चाहिएगा, स्पेस। यानी खाली जगह। तो खाली जगह को भरने के लिए, इसलिए हम जब रेल की पटरियां लगाते हैं या फिर जो अपने ये जो ब्रिज बनाते हैं, पुलियां, तो इनके मध्य देखा करो कि खाली जगह छोड़ी जाती है। उसका मुख्य कारण यही है। तो अब ये जो हमारी जनक शैल है, इसके ऊपर हम सर्वाधिक क्या डालेंगे, तापमान तापमान। डालेंगे ना। अब आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, तापमान डाल दिया, तो अब ये टूटे फूटेगी, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का निर्माण होगा। तो इसमें बता दें हम किसको, तापमान को, तापमान। ठीक है। उसके अलावा अब तापमान से आपकी सेल टूट गई, ठीक है। तो अब इसको मान लो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी तो ले जाओगे भाग के, ठीक है, कि अब तापमान से आपकी जो सेल टूटी ना, उस प्रक्रिया को बोलेंगे अपक्षय। कोई भी चीज का टूटना फूटना वो क्या कहलाता है, अपक्षय। अब इस अपक्षय को एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा के ले जाएंगे, तो किसके माध्यम से बहा के ले जाएंगे, या तो बहते जल से, ठीक है, या फिर जल के अलावा किससे बहाओगे, पवनों से, हाँ बहाओगे या नहीं बहाओगे। पवनों के अलावा जैसे कि हमारे जो ग्लेशियर होते हैं, हाँ वो मान लो कि एकदम से टूट जाए जी ऊपर पर्वत से, तो टूट के एक जी उस चट्टान को अपर्दन कर दीजिए एकदम से ही, ठीक है। तो अनेक सारे ग्लेशियर ये क्या करते हैं, मृदा निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। ये फिर से देखो, जो मृदा बनने की प्रक्रिया है उसके कुछ कारक होते हैं, जिनमें उच्चावच जनक शैल, संस्तर शैल, जलवायु और वनस्पतियां होती हैं। तो इनको क्या है कि जो मृदा बनती है ना, तो इनमें सहायता के लिए, यानी कि इनको एक प्रकार से टूटना फूटना और परिवहन, दो चीज, एक तो अपक्षय और एक अपर्दन। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, इनका अपक्षय और अपर्दन तापमान, बहते जल और पवनों और ग्लेशियर के माध्यम से होता है। तो इससे क्या हो जाती है, मृदा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। हाँ तो दोबारा से क्या होगा कि मृदा बनने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम तो हमारे को ऊंचा नीचापन चाहिएगा, जनक शैल चाहिएगी, जनक शैल के अलावा वहाँ की जलवायु कैसी है वो निर्धारित करेगी और वनस्पति निर्धारित करेगी। फिर इनमें इनको बनाने के लिए जो सहायक होंगे, एक तो तापमान होगा, बहता जल होगा, पवनें होंगी और ग्लेशियर होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। ये जो मृदा है ना, है ना, ये किन किन से मिल के बना होता है, एक तो जैव और एक अजैव से, यानी इन दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। यानी इसकी उत्पत्ति किससे होती है, एक तो जैव और एक अजैव। ये संसाधनों में पढ़े थे ना, हाँ जैव जिसमें जीवन के अंश हो, अजैव जिसमें जीवन के अंश न हो। अब ये जो जैव है ना, ठीक है, ये जो जैव चीजें होती है, इसको हम बोल देते हैं हुमस। क्या बोल देते हैं, हुमस। कि हम जब पढ़ेंगे ना मृदा, तो उसमें कहेंगे इसमें हुमस की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो वो क्या है, जैव, उसे अभिप्राय है जैव। जैसे कि मान लो कि अपन खेती बाड़ी करते हैं, करा ना, तो खेत के अंदर आप क्या करा जो भैंसा का अवशिष्ट होया करे छे, या फिर पशुआ का अवशिष्ट, ठीक है, उन खेत में जार डाल दिया था। अर्थ क्लियर। तो उसकी वजह पैदावार अधिक वजह, क्यों वजह, क्योंकि वो क्या चरी थी, घास, पेड़ पौधा, और या के आखिरी जी जैव क्या होते हैं, जैव। तो अब ये जो जैव हो गई, तो अब इससे क्या हो रही है, पैदावार अधिक। इसलिए मृदा में अगर हुमस सर्वाधिक होगी तो पैदावार क्या होगी, अधिक होगी। तो इसलिए जो मृदा है ना, उसमें ये दोनों ही पाए जाते हैं, जैव और अजैव, ठीक है, जैव और अजैव, यानी सजीव और निर्जीव, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर? हाँ कोई दिक्कत? ना ना मृदा का क्या देखेंगे? वर्गीकरण वर्गीकरण या प्रकार देख लिया। हाँ हैं? पहली बात देखेंगे कि थे वर्गीकरण कर रहा तो कोई भी चीज न थे खाया दिया कि या जो चीज है इसको आप वर्गीकरण कराओ। जैसे कि आपके एक डिब्बे में चौक है, ठीक है, तो उको थे वर्गीकरण कर बचाओ, क्यों अलग अलग बाट बचाओ, तो का आधार के मानोगा कितनों होगा कि एक मायने एक तो लाल चौक है, एक कालो चौक है, एक धोलो चौक है, एक पीलो चौक है, तो ये आधार थे वो क्या कर दूंगा वर्गीकरण होगा। वह क्या होगा वो रंग रंग होगा ना। फिर एक आधार थे या भी ऐसे कुछ हो कि एक चौक है, एक हमारा जो चूनू है ना वो थोड़ा मोटो है, उमकण थोड़ा मोटा ही, थोड़ा दूसरा में थोड़ा बारीक ही, तीसरा में थोड़ा और बारीक ही, और एक में अच्छा मोटा ही ना। ये क्या भी कह सको तो उसके अलावा भी आप कि यह जो चौक है ये सबसे बेस्ट चाल है या उसी खराब चाल है या उसी भी खराब चाल है, ठीक है। हाँ और मान लो कि एक आधार पे यह भी कर सको तो कई कई चौक कैसे कि थोड़ी सी लिखता है खत्म हो जाएंगे, और कई कई चौक ऐसे पूरा बोर्ड न भरते तो ना समाप्त है, ठीक है। तो उसकी एक प्रकार से आयु होगी कि या इतनी देर चाले है। या फिर उसके अलावा कि अगर यह जो चौक है ना या किसी की रासायनिक अभिक्रिया भी करे, अगर एक माल जल को टोप गिर जाए ना तो टूट कर पिघल गिर जाएगा वो। एक चौक ऐसा होगा टोप जो जल को टोप गिर जाए ना उसके अंदर तो टूट कर अलग ना हो, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का आधार पर बांट सकता। उसके अलावा एक चीज यह होगी कि भौतिक चीजें, भौतिक चीज मतलब जो अपना दिख रही है, ठीक है, तो अब यह चौक है वो दिख रहा है वो दिख रहा है, तो यह क्या कर दिया ये आधार पर उनको क्या कर दिया वर्गीकरण कर दिया। तो इसी प्रकार से जो हमारी मिट्टी है ना उसका भी कुछ आधार होंगे, उनके आधार पे ही इसका वर्गीकरण करेंगे। तो कौन कौन से आधार हैं वर्गीकरण के? ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, एक तो हम रंग देखेंगे, क्या देखेंगे रंग, कि इसका रंग कैसा है, काला है, पीला है, लाल है, ठीक है। इसी में हम देखेंगे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ये क्या है कलर के आधार पे, ठीक है। फिर उसके अलावा दूसरी चीजें देखेंगे कि इनका संगठन किससे बना है, संगठन यानी चलिए एकजुट एकजुट, ठीक है, कि इसके कण बारीक हैं मोटे हैं, ठीक है, वो कहलाता है संगठन। उसके अलावा इसकी आयु कितनी है, आयु के आधार आयु के आधार में कि कितने समय हो गए इसको बने हुए, ठीक है। और उसके अलावा रासायनिक आधार पे, रासायनिक गुण कौन सा, रासायनिक गुण चलो इन थोड़ा समझा दो रासायनिक गुण की वजह से। जैसे कि मान लो कि हम ना है ना लोहा कहाँ से प्राप्त करेंगे, भूमि से प्राप्त करेंगे, मानते हो ना, हाँ ठीक है। तो लोहे को आप क्या कहते हो, फेरस, साइंस में क्या कहते हो, फेरस बोलते हो, आयरन ठीक है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जो लोहा है ना लोहे से बनी वस्तु, अगर उसको उसके ऊपर जल पड़ जाए और वायु के संपर्क में आ जाए, ठीक है, तो उसका क्या होता है संक्षारण होता है ना, स्वीकार कर रहे हो ना इस बात को, क्यों होता है, क्योंकि या तो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाए और जल जल के संपर्क में आ जाए, तो ऑक्सीजन बाद में क्या बन जाता है ऑक्साइड है, हो जाए ना, तो इसको क्या कहते हैं आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड कहते हो ना। हाँ हाँ, और आपने देखा वो लोहे की वस्तु पे जब जंग लगती है ना तो वो कैसा हो जाता है लाल, ठीक है, लाल होता है ना। हाँ तो अब ये जो लाल हो गया ये क्या हुई रासायनिक अभिक्रिया हुई ना। हाँ रासायनिक अभिक्रिया किसी में कहते हैं कि पहले तो कुछ अभिकारक भाग लेते हैं और उसके बाद में क्या प्राप्त हो जाए उत्पाद प्राप्त हो जाए, ये क्या है रासायनिक अभिक्रिया। तो इसी प्रकार से हमारी जो मिट्टी है उसमें भी तो अनेक सारे वो हैं, क्या आयरन, आयरन है ना, और आयरन किसके संपर्क में आएगा ऑक्सीजन के संपर्क में, और ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया तो ये क्या हो गया फेरस ऑक्साइड, और फेरस ऑक्साइड हो गया तो लगने लग जाती है, ठीक है। पर हमारे को जंग नहीं देखनी, हमारे को मिट्टी का कलर देखना है कि किस कारण से उसको लाल मिट्टी कह रहे हैं, उसका मुख्य कारण फेरस ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ना जो मिट्टी है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है ना। उसके अलावा अनेक सारे खनिज तत्व और पाए जाते हैं जैसे कि सोडियम Na, ठीक है।
होता है ना। नहीं हाँ, सोडियम से एक याद आया कि एक एपिसोड आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ आता है ना। हाँ तो उसमें एक तो है, क्या नाम है उसका, वो थोड़ा ओडेले मुंह रखा ना, जेठलाल जेठालाल, ठीक है। एक तो है जेठालाल, और जेठालाल किसके ऊपर लाल होता है, बबीता के ऊपर, बबीता ठीक है। किसके ऊपर, बबीता के ऊपर। तो अब बबीता वो जो उसकी छत होती है उसकी बालकनी से जेठालाल को एलो दे दे कि दे जाए कि तू लेकर आ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये लेके आ सोडियम क्लोराइड लेके आ। अब जेठालाल बाहर जाओ, भागो 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 भागो, अब इसका चक्कर पड़ जाएगा सोडियम क्लोराइड के मंगवा ली, ठीक है। तो वह चलो पूछ बोलो कोई वाला से यार मन सोडियम क्लोराइड था, फिर वो बोले कि बगल का माइजा एक दुकान है वो मिल जाओ, दुकान वाले भी रखते हैं सोडियम क्लोराइड, वो कहो हाँ। फिर वो गयो और उन्हें जा रहे को लोन की थैली पकड़ा दी, फिर कहो ए तेरी या तुम्हारे घर है तेरी जी हैं मछली दे दिया तो यह कह जाएगा ये एक प्रकार से साइंस की भाषा में, ठीक है। तो अब ये NaCl कहाँ पे मिलेगा, दुकान में। NaCl2 होता होगा या NaCl, NaCl ही होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे मिलेगा, दुकान पे, यानी जो नमक है वह। तो इसमें क्या पाया जाए, सोडियम और क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में मिली थी तो क्या निर्माण हो जाए, साधारण नमक को। जब हम मरुस्थलीय मिट्टी पर डांगा ना, वो कमाए खागा कि इसमें लवणीयता की मात्रा अधिक होती है, इससे लूण का उत्पादन किया जा सकता है। ये समझ गए ना रासायनिक गुण, एक तो रासायनिक गुण के आधार पे, और उसके अलावा एक गुण और होता है जिसको कहते हैं भौतिक, यानी उसका आकार भी तो होता है भौतिक, हमारे को जो दिखती है सामने, ठीक है, जैसा उसका स्वरूप होता है, भौतिक गुण। इनके आधार पे इनको हमने क्या मान लिया, आधार मान लिया। अर्थ क्लियर। अब आधार मान के हमने मृदा का विभाजन किया, और कितने भागों में बांटा, आपकी पुस्तक में कितने में बांट रखा है, 6 भागों में। कितने में, 6 में, ठीक है। और 6 कौन कौन से है, एक तो है जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा। एक है काली मृदा, मृदा ने इंग्लिश में क्या बोली, सोयल, ठीक है। लाल मृदा तो रेड सोयल, और वो ब्लैक सोयल, ठीक है। उसके अलावा लैटराइट मृदा, कौन सी है, लैटराइट मृदा। एक होती है मरुस्थलीय मृदा, और एक होती है वन, हो गए ना, होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, रह जाएंगे आप। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि मृदा का वर्गीकरण को, या मृदा के वर्गीकरण को समझिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या कहना है कि सर्वप्रथम तो या थोड़ी सी याद बता दो कि जो हमारी मृदा है उसके वर्गीकरण के कुछ आधार होते हैं, जिसमें हम उसमें रंग, संगठन, आयु, रासायनिक गुण और भौतिक गुणों के आधार पे इसका वर्गीकरण करेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद में हेडिंग बनानी है कि मृदा के पहले, फिर उसके बाद में लिखना है स्टार लगा के मृदा के 6 रूप हैं या 6 वर्गीकरण है, ठीक है। अब ये 6 वर्गीकरण है, उनने एक एक हेडिंग बना लिख दी, ठीक है। एट द क्लियर। हाँ, तो अब इन याद करना चाहिए मृदा का रूपांतर 6 मैं साथ बोला, जलोढ़ मृदा, काली, लाल, और लाल के साथ एक ई का अंदर ही है पीली मृदा भी, ठीक है। लाल पीली मृदा याद रखियो, लाल पीली मृदा, लैटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा, जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय और वन, ठीक है। जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय, वन, बोलो। जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय, वन, साफ बोलो। जलोढ़, काली, पीली, लाल, जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय और वन। जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय, वन। जलोढ़, काली, लाल पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय और वन। जलोढ़, काली, लाल, पीली, लैटराइट, मरुस्थलीय, ठीक है।
हो जाएगा याद, 5-7 बराबर बोल लियो, याद हो जाएंगे थारा 6 का 6 रूप। ठीक है। और वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण देखेंगे किसका, जलोढ़ मर्दा मृदा का। ठीक है, किसका देखेंगे, जलोढ़ मृदा। 1 नंबर डाल दें। ठीक है। अब ये जो जलोढ़ मृदा है, सबसे पहली बात यह बात है कि जो भारत है ना, उसका माय सर्वाधिक किया है मृदा पाया जावा है, यानी कि जलोढ़ मृदा। हाँ, जो जलोढ़ मृदा है ये क्या पाई जाती है, भारत में सर्वाधिक। अर्थ क्लियर, हाँ कोई दिक्कत, ना मैं तो बता रही हूँ ना कि ये भारत में क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अर्थ क्लियर हो ना। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो जलोढ़ मृदा है तो भारत में पाई जाती है, तो कहाँ पे पाई जाती है, अगली बात यह होगी ना। ये उत्तरी प्रदेश में तो ये पाई जाती है हमारे उत्तरी मैदान में। 9th क्लास में पढ़ा था ना, हाँ भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें एक तो पर्वतीय प्रदेश देखा था, एक मैदानी प्रदेश देखा था, एक तटीय प्रदेश देखा था, द्वीपीय थे ना, ये थे ना। तो उसमें उत्तर का मैदान देखा था आपने, तो एक तो उसमें पाई जाती है। उसमें क्यों पाई जाती है, नदी में हाँ? बिल्कुल। अब बात आती है इसी में क्यों। ठीक है, अगली बात आती है इसी में ही क्यों, क्योंकि हमारे हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, कौन कौन सी, एक तो सिंधु निकलती है, ठीक है, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। कौन सी, ब्रह्मपुत्र ये जो तीनों नदियां निकलती है ना, तो इनकी भी अनेक सारी क्या होती है, सहायक नदियां होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में। अब ये जो सहायक नदियां होती हैं, तो ये किसका निर्माण करती है, नदी तंत्र का। ठीक है, किसका निर्माण करती है, नदी तंत्र ठीक। अब ये जो नदी तंत्र है, तो ये जो नदी तंत्र है, तो नदी अपने साथ क्या ले जाती है, मिट्टियां बहा के ले जाती है। तो अब ये जो सिंधु झेलम, जो सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, ये अपने आसपास क्या फैलाएंगी, मिट्टियां, और मिट्टियों से किसका निर्माण होगा, मैदानों का निर्माण होता है। तो इन नदियों से किसका निर्माण हुआ, उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ। यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि ये जो मृदा है ना, उत्तर मैदान के अलावा जो गुजरात है, ठीक है, जीजे, ठीक है, और उसके अलावा जो राजस्थान है, इनमें भी एक सकड़े गलियारे के रास्ते फैली हुई, सकड़े गलियारे के रास्ते से, कैसे गलियारे से, सकड़े गलियारे से, ना समझा, छोटो सा गली, जब याद सताए तुम्हें हैं हमारी गली, हाँ, तब वही गली, अब समझो है ना। बस गानो गानो साइलेंट। ये क्या है, भारत, ठीक है, हमारा भारत। फोटो सो मान देना, काम चलाओ, ठीक है। अरे मैं भारत नहीं बैंड नया हवाई जहाज की तरह बनाया था, हवाई जहाज वाली फीलिंग को नहीं आ रही हूँ। हाँ, तो इसमें क्या है, उत्तर के मैदान क्या होंगे, यहाँ पे क्या है, पर्वत है, ठीक है, यहाँ पे इस क्षेत्र में है ना। अब यहाँ से नदियां निकल रही है, एक तो इधर चली जाती है सिंधु, एक इधर से आती है ब्रह्मपुत्र, और एक ऐसे जा रही है गंगा, ठीक है। तो अब इन नदियों की भी तो सहायक नदियां होंगी। अब ये जो सहायक नदियां हैं, ये क्या लाती है अपने साथ, मिट्टियां, और मिट्टियों के फैलाव के कारण यहाँ पे क्या हो गया, मैदानों का निर्माण, किसका निर्माण हो गया, ठीक है, इस क्षेत्र में। मान रहे हो ना, स्वीकार करोगे ना, इन्हें बोल दीजिए उत्तर को मैदान। अर्थ क्लियर। तो यह बात होगी कि कहाँ पे, उत्तर के मैदान में। और क्यों, क्योंकि हिमालय की सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये जो ये नदी है ना सिंधु,
इसकी भी तो यहाँ से कुछ नदियां जा रही है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज जा रही है ना। ये किसका निर्माण कर रही है? उत्तरी मैदान का निर्माण कर रही है। एड तक क्लियर? फिर उसके बाद में कहा कि एक छोटे से गलियारे में, अब मान लिया अड़ी की छोटी सी गली काट दें यहाँ, कोई दिक्कत है? और एक अड़ी काट दें यहाँ, तो अड़ी गुजरात भी आ जाएगा और राजस्थान भी आ जाएगा। तो अड़े भी है ये मर्दा, कौन सी गाड़ी? जलोढ़ मर्दा। अड़े क्यों छे? क्योंकि यह जो क्षेत्र है ना, अड़े चंबल नदी जाओ छे, उसके अलावा अपने अड़े जो साबरमती नदी जाओ है, तो उस कारण से यहाँ पे भी क्या है? जलोढ़ मर्दा है। क्लियर? फिर उसके बाद में आप अभी आगे आएगा कि जो भारत है ना, उसके जो पूर्वी तट है ये वाला, यहाँ पे भी मर्दा पाई जाती है। ठीक है, इन्हें थोड़ा मिटान दो, इसमें ए ब्रांच समझ जाओ थे, या वाला एरिया। ठीक है, उसके अलावा ये गुजरात राजस्थान वाला एरिया, और ये जो पूर्वी तट वाला एरिया है, ये तो पश्चिमी होगा, ये पूर्व, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। ठीक है, तो अब ये जो पूर्वी तट है यहाँ पे भी है, और यहाँ पे मर्दा क्यों है? क्योंकि जो हमारे ये पश्चिमी तट है ना, ये क्या है? ऊंचा है, और जितनी भी नदियों का इसका ढलान किस तरफ है? ऐसे है, यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की तरफ नदियों का क्या है? ढलान है। तो इसलिए यहाँ पे गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां होती है ना, ये कौन सी साइड जाती है? पूर्वी साइड जाती है। इस पूर्व की साइड ये क्या है? पूर्व। ठीक है, अब यहाँ पे ये नदियां आएंगी, तो यहाँ पे जो पर्वत थे ना पहले, उनको काट छाट दिया है, और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर दिया है। किसका निर्माण कर दिया? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा जानो तो, जो नदियों का मुहाना हो, जहाँ पे नदी अपना जल गिराती है, वहां पे अगर अवसाद फैला रही है तो क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। इससे क्या हुआ? यहाँ पे मैदानों का निर्माण हुआ, और जो नदियां लाती है वो कौन सी मर्दा लाती है? जलोढ़ मर्दा। तो एक ये पूर्वी तट के सारे चित्र से समझ जाओगे ना, बाद में एक लास्ट में एक चित्र मार दूंगा, लाल काली सारी सारी मर्दा बढ़ जाना, पर आप समझ जाओ कौन कौन से क्षेत्र। एक तो उत्तर को मैदान, और एक है गुजरात राजस्थान, और या जो पूर्वी तटीय मैदान है उसके ऊपर। अड़ तक क्लियर हो? ये अड़ पूर्वी तट पर क्यों है? क्योंकि अड़ नदियां अवसाद फैला देती हैं। ठीक है, तो मैदान बन गए यहाँ पे भी। क्लियर? चलो तो अब ये लिख दिया पूर्वी मैदान। ठीक है, अब इस पूर्वी मैदान में कौन कौन सी नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इतनी काफी, ज्यादा अपना फैक्ट को याद करना। ठीक है, तो अब ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां क्या करती है? ये डेल्टा बनाती है, या फिर मर्दा बिछाती है। कौन सी वाली? जलोढ़। ठीक है, मर्दा बिछाती है। यहाँ तक क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना? आप बता दो ना, समझा दो ना आराम से, यही हिसाब से फैला हो जाए कि जो हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र है, उसमें जो नदी तंत्र है उसके वहां वाले क्षेत्र में, और गुजरात राजस्थान के एक सकड़े गलियारे से भी होती है। सकड़े गलियारे या ऐ समझाओ, चार गलियारा का रूप में निकालो सर, उड़े भी जलोढ़ मर्दा पाई जाओ सर। और उसके अलावा जो पूर्वी मैदान है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे भी डेल्टा का निर्माण करती है, और जलोढ़ मर्दा को क्या कर देती है? बिछा देती है। यहाँ तक क्लियर? अब देखो कि हमने शुरू किया जलोढ़ मर्दा। जलोढ़ मर्दा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर के मैदान में। उत्तर के मैदान में क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदी तंत्र, इसमें गुजरात सहायक नदी तंत्र है। ठीक है, सहायक नदियां होती हैं, तो इससे क्या हो रहा है? जलोढ़ मर्दा का निर्माण हो रहा है, मैदान बन रहे हैं। उसके अलावा गुजरात राजस्थान में भी क्या पाई जाती है? सकड़े गलियारे के रूप में ये मर्दा पाई जाती है। और जो पूर्वी मैदान है उसमें जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, ये अपने डेल्टा का निर्माण करती है, और क्या करती है? मर्दा फैला देती है। ठीक है, अब ये जो जलोढ़ मर्दा है ना, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक तो इसको कणों के आधार पे समझेंगे। किसके आधार पे? कणों के आधार पे समझेंगे कि इसके कण कैसे हैं। और दूसरा हम इसको समझेंगे किसके आधार पे? आयु के आधार पे। किसके आधार पे? आयु के आधार पे। ठीक है, समझा भी ना? अब जो कण ही, कण या तो क्या पाया जाएगा? मोटा या फिर मिया, मानो तो ना। तो ए या जो हो के पर्वत। ठीक है,
अड़े नदी को उद्गम हुए अड़े के ग्लेशियर ही, ठीक है। घना सारा पर्वत ये यल्ले 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 होगा ना, यहाँ तो बनी सी पर्वत यल्ले क्लियर। अब अड़े से कोई नदी निकल गई, निकली, हाँ ठीक है। तो शुरुआत को मान के ले आएगी, मोटा पत्थर लाओगे, ठीक है। अब मोटा पत्थर ना गुड़ाती 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 गुड़ाती, अब कई टूक हो जाएंगे, फिर टूक होता है, टूक होता है, पारी पारी हो जाएंगे, ठीक है, बन जाएगा ना। अब ये आग आगे आग आती 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 जो नदी है या क्या को निर्माण करे, डेल्टा को निर्माण करे, जब समुद्र में गिरे जाना, ठीक है, इस प्रकार से। और ये डेल्टा क्यों बोले, और क्यों बोल देता है, नो बोल देता जड़ा तेरे दिख। तो एक व्यक्ति हो तो वह कह रहे हो कि जो वह कौन क्या करे, कौन सी भाषा, जो यूरोपियन भाषा की ग्रीक भाषा होता, ठीक है। तो ऊ का मायने जो शब्द या करे था वो एक प्रकार से चित्र का रूप बचा, जिका मायने एक शब्द नया लिखा जाए यहाँ करके यहाँ, ठीक है, त्रिभुज से ना। और इन खुद की बात हम बोले थे वो डेल्टा, क्या बोले था, डेल्टा। अब इन यह क्या करती देख, अगर इन ठाकर अहीं दर दे अया करके और अया कर दे, ये क्या है, डेल्टा है ना, चलो है ना। तो अब ये डेल्टा बन गया, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, डेल्टा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो डेल्टा बना है या इससे पहले जो पर्वत से मिट्टी आई है, तो यहाँ पे क्या थे, कण मोटे थे, यानी कि जहां से नदी का उद्गम हुआ वहां पे कण क्या थे, मोटे। और ये आगे जाने पर कण क्या हो गए, बारीक। तो हमको किस आधार पे देखना है, कणों के आधार पे। अब इसको कह सकते हैं कि जो कणों के आधार पे जो लोड मरता है वो जहां से नदी का उद्गम होता है वहां पे तो कण मोटे पाए जाते हैं, और जब नदी आगे बहती चली जाती है तो वहां पे कण क्या पाए जाते हैं, बारीक पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर, क्लियर, बस यह बात समझाने दी। अब इन परिभाषा रूप में देखें तो क्या है कि जो मुहाने पर, मुहाने समझ गए यार, ठीक है। तो एडे लिख ले एक नीचे लगा, मुहाने पे क्या होते हैं, कण बारीक, चित्र मान लो, अच्छी याद रह जाएगा, ठीक है। और जहां से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे ये क्या है, घाटियां भी तो है इनमें, तो घाटियों में क्या होते हैं, कण बस आपको यही समझाना था कि जो कण है ना वो जो अगर घाटियों में देखोगे जहां से नदी का उद्गम हुआ उसके बाद में जो घाटियां आती हैं तो उनमें कण होते हैं मोटे, और जो अंत में जब नदी मुहाने पे जल गिराती है ना तो वहां पे कण क्या हो जाते हैं, बारीक। तो ये कणों के आधार पे दो भागों में बट गया, एक तो मोटे कण और एक बारीक कण। दूसरा है आयु के आधार पे, ये भी दो भागों में है, ठीक है। एक कहते हैं पुरानी जलोढ़, क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़, और एक होती है नवीन जलोढ़। क्लियर, अड़ा तक क्लियर हो ना। जो पुरानी जलोढ़ है, ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ है उन्हें क्या बोलते हैं आपा, बांगर, क्या बोल देते हैं, और जो नवीन जलोढ़ है उसको बोल देते हैं खादर। इना समझ जा, हाँ यार यो खादर बोला ना, इको रीजन याद है कि अरे सो तो आओ अपना थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो नई मिट्टी आओ जी, और आज के दिन अगर अपना गांव में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है ना तो खादर में ही है। खादर में क्यों है, क्योंकि नवीन जलोढ़ आई हुई थी, ठीक है। अब तो धीरे धीरे बांगर में तब्दील हो जाएगा वो, और खादरी कहानी खींचे, समझ लो। तो अब पर्वतों से नदियों का उद्गम हुआ, ठीक है, हो गया। अब ये नदी बह के जाएगी, पहले तो पत्थर कंकड़ गिराएगी, तो इसको जहाँ पे पत्थर कंकड़ होते हैं ना तो इसको तो बोलते हैं भाबर, क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर ये जो भाबर के बाद में नदी लुप्त हो जाएगी और निकल जाएगी, तो इस क्षेत्र को बोलते हैं तराई, क्या बोलते हैं, तराई, ठीक है। फिर अब ये नदी बहेगी ना तो अब ये आगे जाएगी तो एक तो स्लो हो जाएगी और थोड़ी चौड़ी होती जाएगी। तो अब मान लो कभी इस पर्वत से या फिर मान लो अधिक वर्षा हो जाए या अधिक जल आने लग जाए तो ये आसपास क्या करती है, बाढ़ लाती है, क्या लाती है,
आसपास का क्षेत्र का मान डगमगा जाए, डंडो थोड़ा ना दे रहा है तो मिट्टी की तो मेट लाग जाए, ठीक है, तोड़ के बाहर आ गई तो अड़ा का क्षेत्र का मान मिट्टी फैल गई, ठीक है, अड़ा तक क्लियर हो। हाँ फिर अड़ा के क्षेत्र में मिट्टी फैल गई और फिर अगली बरोज आई, फिर यह बहती बहती अड़े आसपास मिट्टी फैलाव लगी, ठीक है, फिर बहका आई, फिर आसपास मिट्टी आसपास ही फैला है। ये जब बाढ़ आओ ना जना दूर तक फैलाती नहीं, और जब बाढ़ ना हो 4-5 साल 10-20 साल ना भी आओ तो जो आसपास फैला रही है या तो क्या है नवीन है यानी अभी बनी जो ताजा ताजा ही, ठीक है, और जो दूर चल गई चिया दूर भी तो गई है तो यह पुरानी होगी, तो ये जो पुरानी है ये तो क्या कहलाती है बंगड़, और ये जो नवीन मृदा बन रही है ये क्या कहलाता है, क्लियर, कोई दिक्कत। हाँ, तो हमने जलोढ़ मृदा को दो रूपों में वर्गीकरण किया, एक तो कणों के आधार पे और एक आयु के आधार पे। कणों के आधार पे हमने बताया कि जो घाटियों में क्या होते हैं कि मोटे कण होते हैं और नदियों के मुहाने पे क्या होते हैं भारी कण होते हैं। फिर हमने कहा कि आयु के आधार पे हमने दो भागों में बांटा, एक तो नवीन जलोढ़ मृदा, एक पुरानी जलोढ़ मृदा। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं, जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहते हैं। खादर और बांगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसका क्या होता है कि प्रतिवर्ष निर्माण होता रहता है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है वो कभी बाढ़ आने के कारण या फिर लंबे समय तक उसका काफी लंबा टाइम होने के बाद में वो क्या कहलाती है पुरानी जलोढ़ कहलाती है, ठीक है, क्लियर। अब ये जो घाटियों में ये जो कण पाए जाते हैं ना मोटे कण, ठीक है, इनको भी कुछ इन घाटियों में ये पाए जा रहे हैं ना, इनको नाम देते हैं। क्या नाम दिया गया है, एक तो द्वार, ठीक है, और एक चौ। क्या नाम दिया गया है, चौ। जानते हो क्या होता है चौ, हैं, क्षेत्र है ये, हाँ, ठीक है। अब आपको मान लो कि ये पूछ लें कि द्वार और चौ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जो हमारे पर्वत हैं उनकी तलहटी में पाए जाते हैं, क्लियर। तो अब देखो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम जलोढ़ मृदा का अब तक जो पढ़ा है। हमने कहा कि जो जलोढ़ मृदा है भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, और अब ये जो मृदा सर्वाधिक पाई जाती है तो ये उत्तर के मैदान में सर्वाधिक है, और उत्तर के मैदान में सर्वाधिक होने के कारण हमारे हिमालय से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से एक तो गंगा नदी है, सिंधु नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है। इनकी जो सहायक नदियां होती हैं ये नदी तंत्र का निर्माण करती है और जलोढ़ मृदा को फैला देती है, इससे उत्तर मैदानों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में अगली बात आती है कि जो हमारे राजस्थान और गुजरात है उसमें भी ये मृदा पाई जाती है और सक्रिय गलियारे के रूप में पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि ये जो हमारे पूर्व का तटीय मैदान है, जो भारत के पूर्व का तटीय मैदान है, वहाँ पे भी ये मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे गोदावरी कृष्णा कावेरी ये नदियां जाती हैं और अपने यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है और मिट्टी को बिछा देती है, इसलिए पूर्व के मैदानों का निर्माण करती है, पूर्वी तटीय मैदान। फिर उसके बाद में हमने आगे देखा कि हमने मृदा को दो भागों में बांटा, एक तो कणों के आधार पर और दूसरा आयु के आधार पे। कणों के आधार पे हमने इसको एक तो मोटे कण और एक बारीक कण। जो मोटे कण होते हैं वो जो पर्वत घाटियां होती है, ठीक है, उनमें क्या पाए जाते हैं, मोटे कण पाए जाते हैं। और जो पर्वत घाटियों के अलावा जो जब नदियां आगे जाके अपने मुहाने पर जल गिराती है तो वहां पे क्या पाए जाते हैं, बारीक कण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में जो मोटे कण पाए जा रहे थे जहाँ पे वो जो क्षेत्र था मोटे कण पाए जा रहे, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वार या चौ। क्या कहलाता है, द्वार या चौ। फिर आयु के आधार पे हमने देखा एक तो पुरानी जलोढ़ एक नवीन जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसको बांगर कहते हैं, जो नवीन जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मृदा का निर्माण प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा बहा के लाए गए अवसादों से होता है, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसका बाढ़ के कारण होता है, नदियों में बाढ़ आने के कारण होता है। यहाँ तक क्लियर। ये जो जलोढ़ मृदा है ना ये कैसी है, उपजाऊ मृदा है, ठीक है, क्लियर। अब ये उपजाऊ है तो क्यों है, क्योंकि इसमें है ना एक तो फास्फोरस पोटास और चूना युक्त होती है। क्या क्या, फास्फोरस पोटास और चूना युक्त होती है। अच्छा, आपने कह दिया ये उपजाऊ है तो क्या उगाओगा, ठीक है, तो क्या उगाएंगे इसमें, ठीक है, फसलें उगाएंगे। और फसलें में भी दो प्रकार की फसलें उगाएंगे, एक तो अनाज की फसलें और एक दलहन, ठीक है। ये दो अनाज में क्या क्या उगाएंगे हम, गेहूं,
बाजरा एक प्रकार से मरुस्थल नहीं हो सकता है, पर रहने दे रहे हैं उसको, ठीक है। जो ज़्यादा उगाए जाते हैं ना, उनकी बात कर लेते हैं। गेहूँ, ठीक है। उसके अलावा जो चावल है, ठीक है, काफ़ी हाँ। गेहूँ, चावल और उसके अलावा दलहन, इनका क्या किया जाता है? इन मतलब फसलों का है नहीं है। उगाया जाता है। तो यहाँ पे अब फसलें उगाई जा रही है, तो यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी? जनसंख्या घनत्व आ जाएगा क्या होगा? अधिक, होगा और ठीक है। और अगर देखना है तो अपने यूपी, बिहार है, उनका जनसंख्या घनत्व अधिक हाँ है ना? हाँ क्यों है? क्योंकि गंगा नदी उसके मध्य से होके गुजरती है और बिहार का सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जनसंख्या घनत्व है। क्लियर? ठीक है? और अगर जनसंख्या देखनी है तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है और जनसंख्या घनत्व बिहार का है। क्लियर हो ना? 2011 की जनगणना के अनुसार। फिर उसके बाद में हमने क्या कहा? जनसंख्या अधिक है। अब जनसंख्या अधिक होगी तो कौन सी कृषि करेगी? ठीक है? कौन सी करेगी? गहन निर्वाह कृषि, जीविका ना ठीक है। कौन सी कृषि करेगी? जाने गहन निर्वहन कृषि। दोबारा से देखो कि जो जलोढ़ मृदा है वो एक उपजाऊ मृदा है जिसमें फास्फोरस, पोटास और चूना युक्त होती है, इसलिए ये इसमें फसलें उगाएंगे। एक तो अनाज और दलहन। अनाज के अंदर हम चावल और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं और जनसंख्या, यहाँ पे जनसंख्या क्या है? अधिक है। और जनसंख्या अधिक होने के कारण कौन सी मृदा यहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि की जाती है। क्लियर? तो जलोढ़ मृदा अपनी कंप्लीट हो गई। एक बार सुन लो, फिर थे याद कर लियो पीछे पीछे, ठीक है। तो जो जलोढ़ मृदा है उसमें हमने सबसे पहले बात स्टार्ट की सिद्धवट कि जो जलोढ़ मृदा है वो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? जो हमारे हिमालय से नदियाँ उद्गम होती है, कौन सी? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है। इनके इनके द्वारा नदी तंत्रों का निर्माण किया जाता है। और ये जो नदी तंत्रों का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पे क्या फैला दिया? मिट्टी फैला दी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मृदा। तो इसलिए उत्तर के मैदानों का निर्माण हुआ। इसलिए सर्वाधिक जलोढ़ मृदा कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर के मैदानों में पाई जाती है। फिर उसके बाद में हमारे राजस्थान, गुजरात में पाई जाती है एक सकड़े गलियारे के रूप में, क्योंकि यहाँ पे चंबल और बनास नदियां हैं, ठीक है, उसके कारण। उसके अलावा जो हमारे जो जो पूर्वी तटीय मैदान है, वहाँ पे भी क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, ये जलोढ़ मृदा क्या करती है? फैला दी है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने आगे देखा कि जो हमारे यहाँ पे जलोढ़ मृदा है उसका वर्गीकरण दो आधारों पे करेंगे। एक तो कणों के आकार के आधार पे और दूसरा आयु के आधार पे। जो कणों के आकार के आधार पे वर्गीकरण किया, तो जो मोटे वाले कण थे जहाँ से नदी का उद्गम होता है, जिन घाटियों से नदी निकलती है, वहाँ पे तो कैसे कण होते हैं? मोटे कण होते हैं। और ये जो घाटियां होती है या यहाँ पे जो मोटे कण पाए जाते हैं, इसको द्वार या चौक कहते हैं। उसके अलावा जो बारीक कण होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? नदियों के मुहाने पर। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये मोटे कण धीरे धीरे गुड़ते क्या हो जाते हैं? बारीक रूप में तब्दील हो जाते हैं। फिर उसके बाद के अंदर हमने देखा, एक तो आयु के आधार पे, दूसरा आयु के आधार पे देखा। आयु के आधार पे दो भागों में बांटा, एक तो नवीन जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। जो नवीन जलोढ़ खादर कहते हैं, उसका कहने का कारण ये है कि क्योंकि उसके अंदर प्रतिवर्ष नई मृदा जाती है और पुरानी जलोढ़ का निर्माण होता है बाढ़ के आने के कारण, या पानी नदियों में अधिक आने लग जाए तो इससे पुरानी जलोढ़ का निर्माण हुआ है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये जो जलोढ़ मृदा है ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, क्योंकि इसमें एक तो फास्फोरस की, पोटास की और चूनायुक्त इन सभी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। क्लियर? फिर उसके बाद में हमने कहा कि यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती है, दो प्रकार की उगाई जाती है। एक तो अनाज उगाया जाता है और उसके अलावा दलहन की फसलें उगाई जाती है। अनाज के अंदर हम गेहूं और चावल की सर्वाधिक कृषि करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो फसलें उगाई जा रही है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या होगा? सर्वाधिक होगा। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है? गहन निर्वाह कृषि की जाती है।